हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर जो है हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी टॉपर्स की कॉपी को। यहाँ पे हमारी टॉपर होने वाली है विशाखा यादव जी। शी हैज गॉट ऑल इंडिया रैंक 6 in UPSC Civil Services exams of 2019 and one of the reasons behind such a good rank of her is ethics। ओके तो हम इनकी एथिक्स की ही कॉपी को एनालाइज करने वाले हैं। मैं आपको इनके मार्क्स भी दिखाती हूँ कि इनके कितने मार्क्स आए थे। तो देखो ये इनकी मार्कशीट है और इनकी मार्कशीट में आप सीधे सीधे देख सकते हो कि इनका जो जीएस पेपर 4 है इसमें इनके मार्क्स हैं 162। ये मैंने आपको पहले भी बताया है पुराने वीडियोज में कि जो एथिक्स है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स इन यूपीएससी मेंस। ओके आप इनके बाकी मार्क्स देखोगे, जीएस पेपर 1 में देखो 102 है, पेपर 2 में 121 है, पेपर 3 में 93, लेकिन इनके जो सबसे बढ़िया मार्क्स आए हैं वो हैं एथिक्स में। और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ हर बीइंग ऑल इंडिया रैंक 6। ओके तो इसीलिए एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसीलिए इनकी कॉपी हम यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं सो दैट हमको काफी कुछ सीखने को मिले, हम समझें कि किस तरह से आंसर्स लिखने से इतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ओके तो शुरुआत करते हैं हम इनकी कॉपी एनालिसिस से। तो देखो ये है इनकी कॉपी, विशाखा यादव जी की ये कॉपी है, रैंक 6 है ये, और इनकी कॉपी आप ये देख सकते हो, ये विजन आईएएस की कॉपी है इनकी, ये इनकी मेंस की टेस्ट सीरीज की कॉपी है। तो हम यहाँ पे देखेंगे इन्होंने किस तरह के आंसर्स लिखे हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, कुछ ही क्वेश्चन देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन देखो थ्योरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, What is the relationship between ethics and laws? Explain with examples। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है कि ethics and laws के बीच में क्या रिलेशन है और आपको इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू प्रूव करना है। ओके तो देखो इन्होंने किस तरह से आंसर लिखा है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही इन्होंने ऐसे दिया है कि यहाँ पे इन्होंने दोनों की डेफिनेशन लिखी है। किसकी? एक तो लॉ की डेफिनेशन लिखी है और फिर उसके बाद एथिक्स की डेफिनेशन लिखी है। और डेफिनेशन भी आप देखोगे काफी सिंपल सी डेफिनेशन, ऐसी कोई बहुत कॉम्प्लेक्स फ्लारी वर्ड यूज करके नहीं, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन। लॉ इज अ स्टेटमेंट ऑफ रीजंस डिजाइन्ड टू अचीव कॉमन गुड इन द सोसाइटी अंडर द कमांड ऑफ द सॉवरेन। इतनी आसान सी डेफिनेशन लिखी है। एथिक्स की भी देखो, एथिक्स एक्ट एज अ मॉरल कंपास इन फॉर्मुलेशन, रेगुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज। तो यहाँ पे इनकी दोनों की डेफिनेशंस लिखी है और यहाँ पे एक चीज देखो, जो भी कीवर्ड है उनको यहाँ पे अंडरलाइन भी किया हुआ है। ठीक है तो एक चीज तो ये समझ में आ गई कि एक तो इनको समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की डिमांड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है तो पहली चीज जो हमने यहाँ से सीखी कि इनको क्वेश्चन की डिमांड समझ में आई थी और इन्होंने फिर इंट्रोडक्शन भी उसी हिसाब से दिया, उतना ही अच्छा डेफिनेशन से इन्होंने इंट्रोडक्शन देना अपना स्टार्ट किया है। ओके तीसरी चीज, इनकी लैंग्वेज बहुत सिंपल है और इन्होंने कीवर्ड्स के ऊपर अंडरलाइन किया हुआ है। ऐसा नहीं कि पूरी कॉपी को अंडरलाइन कर दिया, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन भी किया हुआ है। नाउ देखो यहाँ पे आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी देखने को मिलेगा। ये देखो यहाँ पे इन्होंने समझाया हुआ है लॉज, एथिक्स और कंसाइंस के बीच में क्या रिलेशन है। तो लॉज, एथिक्स और कंसाइंस के बीच में ये रिलेशन है कि ये ह्यूमन कंडक्ट को कंट्रोल करते हैं। इतना आसान सा डायग्राम बनाकर इन्होंने एक बहुत बड़ी चीज इतनी छोटी सी जगह पे क्लियरली दिखा दी। नाउ देखो ये भी आपको समझना जरूरी है कि जो एग्जामिनर रहता है, जो आपका पेपर चेक करेगा, जो पेपर चेकर रहेगा, वो यहाँ पे आपकी बहुत सारी कॉपीज उनके पास होती हैं। ठीक है अगर आप एकदम मोनोटोनस तरीकों से लिखोगे तो उनको आपकी कॉपी में ना इंटरेस्ट आएगा, वो ना आपको उतने अच्छे मार्क्स देंगे। आपको उनके लिए चीजों को आसान बनाना है और चीजों को आसान आप कैसे बनाओगे? वाया डायग्राम्स। आप खुद ही समझते होगे जब आप बहुत सारी चीजें आपके पास पढ़ने को होती होंगी, लेकिन आपको सबसे अच्छी चीज कौन सी लगती है पढ़ने में? जहाँ पे डायग्राम्स हो, जहाँ पे कुछ फ्लो चार्ट हो, जहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हो, कुछ हाईलाइट किया हुआ हो, तो वो चीजें आपको ज्यादा अच्छी लगती है पढ़ने में। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान एकदम से अट्रैक्ट होता है उसके ऊपर। So next thing that we have learned from a copy is that give a diagrammatic representation wherever possible. Okay? Now देखो इन्होंने बताया कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। इसमें भी एक चीज सीखने जैसी है, रिलेशनशिप बिटवीन देम। जब इन्होंने लिखा तो इन्होंने इसको डब्बे में डाला है। Now this इमीडिएटली अट्रैक्ट्स आर अटेंशन। ओके तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाता है कि ये एक हेडिंग है, हेडिंग के बाद यहाँ पे आपका ध्यान एकदम जाएगा। ओके सो गिव हेडिंग्स, ओके गिव हेडिंग्स वेर एवर पॉसिबल, और अच्छे से हेडिंग्स दो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। नाउ इन्होंने यहाँ पे पॉइंट्स में बताया है कि एथिक्स और लॉज में क्या क्या कॉमन चीजें हैं, क्या क्या रिलेशनशिप है। ओके तो यहाँ पे जैसे देखो इन्होंने बताया एथिकल कंपास इज अ मेजर सोर्स ऑफ रेगुलेशन ऑफ द लॉ। तो रेगुलेशन के लिए एथिक्स इंपॉर्टेंट है। फिर इन्होंने देखो जब भी कोई आर्ग्यूमेंट दिया है, ठीक है, हर आर्ग्यूमेंट के साथ इन्होंने एग्जाम्पल अटैच किया है। ठीक है आप देखो अब यहाँ पे एक चीज समझो,
आप बनने वाले हो डीएम, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपको बनना है। तो आप कोई भी चीज बोल दो और उसके पीछे आपके पास कोई लॉजिकल बैकिंग नहीं हो, ये तो एक्सपेक्ट आपसे नहीं किया जाता। आपसे एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि जो भी चीज, जो भी लॉजिक आप दो, उसके साथ आपके पास एक लॉजिकल बैकिंग हो, एक एग्जाम्पल हो। तो सेम चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। एक आपने एक आर्ग्यूमेंट दिया, उसके बाद आपको तुरंत बाद आपने उसका एक एग्जाम्पल दिया, और एग्जाम्पल भी ऐसा नहीं कि आप पूरी कहानी लिख रहे हो, ठीक है, विद इन फ्यू लाइन्स आपने ये एग्जाम्पल कंप्लीट कर दिया, कुछ सेंटेंस, एक दो सेंटेंस में आपने ये एग्जाम्पल कंप्लीट कर दिया। देख रहे हो आप, ये सेकंड पॉइंट में इन्होंने लिखा, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दिया, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया। ओके, इसके बाद थर्ड पॉइंट में भी सेम, आर्ग्यूमेंट दिया, एग्जाम्पल दिया, और एंड में इन्होंने देखो एंड किस तरह से किया है, एक कोटेशन के थ्रू यहाँ पे इन्होंने एंड किया है, अरिस्टोटल के कोटेशन के थ्रू, लॉ इजंट नीडेड इफ पीपल आर अबाइडिंग। एक छोटा सा कोटेशन दिया और कोटेशन के साथ इसको एंड कर दिया। ओके, अब इस आंसर में आपको एक तो इतनी सारी चीजें समझ में आई कि किस तरह से आपको आंसर लिखना है, कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है, डायग्राम देना है, कोटेशन देना है, ठीक है, एग्जाम्पल्स देना है, आर्ग्यूमेंट के साथ एग्जाम्पल। ये नहीं कि एग्जाम्पल फेंकते जा रहे हो आप और आर्ग्यूमेंट आपके पास है ही नहीं। आर्ग्यूमेंट दो पहले कि आपको क्या लगता है, उसके साथ आपको उसकी बैकिंग में एग्जाम्पल देना है। ओके, कोटेशंस भी आपको यूज करनी है, और देखो यही चीजें जो है ना, ये फुल्ली पैक्ड, फुल्ली एनरिच्ड बनाती है आपके आंसर को। ओके, इसी से आपको मार्क्स मिलेंगे। नाउ आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इनका। What do you understand by emotional intelligence? Highlight its importance for civil servants. तो यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में पूछा गया है पहला क्वेश्चन, और दूसरा इंपॉर्टेंस पूछी गई है सिविल सर्वेंट्स के लिए। तो इस क्वेश्चन के कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं। नाउ देखो इनका इंट्रोडक्शन, इन्होंने फिर से यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन दी है, ठीक है। नाउ रीड इट। Emotional intelligence is about understanding one's emotion, knowledge and recognition of others' emotion and regulating them in a socially desirable manner. ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन दी, और यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं उनको यहाँ पे हाईलाइट किया बाय अंडरलाइनिंग देम। इन्होंने एक यहाँ पे थिंकर का भी नाम ऐड किया है, डेनियल गोलमैन। डेनियल गोलमैन के हिसाब से 4 कंपोनेंट्स होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के, जो कि इन्होंने यहाँ पे बुलेट फॉर्म में बताए हुए हैं। ओके, नाउ अगेन सेकंड पार्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और सेकंड पार्ट की तरफ देखो कैसे बढ़े, हेडलाइन के थ्रू एक हेडिंग देके इंपॉर्टेंस फॉर सिविल सर्वेंट्स डब्बे में डाल दिया, दिखना चाहिए, ठीक है, विजिबिलिटी होनी चाहिए आपके आंसर्स में कि कुछ आप चेंज कर रहे हो। तो ये विजिबिलिटी लाने के लिए इस तरह की चीजें बहुत काम आती हैं। देन यहाँ पे देखो फिर से बुलेट पॉइंट्स पे इन्होंने बताया कि इंपॉर्टेंस क्या है सिविल सर्वेंट्स के लिए, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, इमोशनल इंटेलिजेंस की। ओके, नाउ इसके बाद इन्होंने एक वे फॉरवर्ड भी दिया है। वे फॉरवर्ड में आप देख रहे हो, वे फॉरवर्ड में इन्होंने सेकंड एआरसी की रिपोर्ट का यहाँ पे एक रेफरेंस दिया है। रेफरेंस के साथ आपको यहाँ पे देखो सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग, उसके बाद इन्होंने एकदम बेसिक चीजें बताई है, फ्रेंडली वर्क कल्चर, सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग, ये सब चीजें आप कर सकते हो वे फॉरवर्ड के लिए। नाउ देखो, Prime Minister on Civil Services Day called for an outcome and change-oriented civil services with social, emotional and ethical competence. तो यहाँ पे आपने करंट के साथ भी इसको रिलेट कर दिया, ठीक है। तो GS4 को आपने करंट के साथ रिलेट कर दिया। कैसे? इन्होंने बताया कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं, उन्होंने सिविल सर्विसेज डे पे ये कहा था कि हमारी सिविल सर्विसेज को ऐसा होना चाहिए कि उसमें सोशल, इमोशनल और एथिकल कॉम्पिटेंस हो। तो आपने करंट अफेयर्स के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट देखो एक और क्वेश्चन, रोल ऑफ फैमिली इन इनकलकेटिंग वैल्यूज। तो ये जो है ये वन ऑफ द सब पार्ट है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लिख रहे हैं, इसके बारे में आप देख रहे हो, ये जो कॉपी है इसमें आप देखो कि फैमिली का क्या रोल है वैल्यूज को इनकलकेट करने में। नाउ देखो यहाँ पे इन्होंने डाइवर्सिफाई किया है अपने आंसर राइटिंग में। अभी तक हमने देखा इन्होंने बुलेट्स में लिखा, पॉइंट्स में लिखा, नाउ शी इज राइटिंग इन पैराग्राफ फॉर्म। ओके, तो आपको अपनी आंसर कॉपी को डाइवर्सिफाई भी करना है। एक ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चंस जो है उनका आंसर आप पॉइंट्स में ही दे रहे हो, बुलेट्स में ही दे रहे हो, ऐसा भी नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे डाइवर्सिफाई करते हुए इन्होंने पैराग्राफ फॉर्म में कैसे लिखा है, इन्होंने सबसे पहले बताया फैमिली फॉर्म्स द प्राइमरी पॉइंट ऑफ इनफॉर्मल सोशलाइजेशन ऑफ एन इंडिविजुअल स्पेशली इन द नेसेंट फेज ऑफ चाइल्डहुड। सिंपल सा इन्होंने लिखा कि फैमिली क्या करती है, सोशलाइजेशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनाती है। फिर देखो इनके सेकंड पैरा, एज अ चाइल्ड लाइक क्ले ही शी इज मोल्डेड इनटू अ डिजायरेबल एंड क्वालिटेटिव बिहेवियर। तो देखो यहाँ पे हम हमेशा से सुनते हैं कि छोटे बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं, तो वही चीज इन्होंने यहाँ पे कोट की हुई है, ठीक है। तो इट इज वेरी सिंपल, आपको सिंपल राइटिंग में ही लिखना है, सिंपल, बहुत सिंपल लैंग्वेज आपको यूज करनी है, बहुत फ्लावरी लैंग्वेज आपको यूज नहीं करनी है, एग्जाम्पल यूज करने हैं, ठीक है। ये देखो एग्जाम्पल यूज करने हैं, कोटेशन यूज करने हैं, डायग्राम्स, कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है, और यही सब चाहिए, और कुछ अलग बिल्कुल नहीं चाहिए। ओके, आगे एक और देखते हैं, केस स्टडी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हम केस स्टडी देख रहे हैं, ये एक केस स्टडी है, तो इसको आप पढ़ सकते हो। तो देखो आप पढ़ो इसको, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि केस स्टडी क्या है।
केस स्टडी में बेसिकली लिखा ये हुआ है कि एक वुमेन एम्प्लॉय है, ठीक है। वुमेन एम्प्लॉय ने अपने एक एचओडी के अगेंस्ट एक कंप्लेंट डाली सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया पे बेसिकली उन्होंने एक पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने लिखा कि उनके एचओडी ने उनके साथ सेक्सुअली मिसकंडक्ट किया है, सेक्सुअली मिसबिहेव किया है। ओके, अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे आपका रोल क्या है, आप यहाँ पे जिस एचओडी की बात करिए उसी डिपार्टमेंट के आप इंचार्ज हो। अब आपकी कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि आपको कुछ ना कुछ स्टेप, यहाँ आप इसी डिपार्टमेंट के इंचार्ज हो और आपके ऊपर बहुत प्रेशर है, आपको कुछ ना कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि आप जो भी स्टेटमेंट्स मिले हैं, जो भी एलिगेशंस मिले हैं, उसके रिगार्डिंग आप डिपार्टमेंटल और लीगल एक्शन लो, जो भी एचओडी है उनके अगेंस्ट। दूसरा ऑप्शन है कि आप इन्वेस्टिगेट करवाओ मैटर को, उसकी फाइंडिंग सबमिट करो और उसके बाद यहाँ पे एक्शन लो, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि एक तो आप इन ऑप्शंस को एनालाइज करो और आप क्या कोर्स ऑफ एक्शन लोगे ये बताओ, और ये मेजर्स भी बताओ कि आगे जाके इस तरह के इवेंट्स, आपकी इस तरह की जो घटनाएं हैं, अकरेंसेस हैं, वो आपकी कंपनी में ना हो। ओके, तो ये हमारी केस स्टडी थी। नाउ देखो इसका इन्होंने आंसर किस तरह से दिया है। सबसे पहले इन्होंने एक शॉर्ट और क्रिस्प इंट्रोडक्शन दिया है केस स्टडी का, ठीक है। इस तरह से एक शॉर्ट एंड क्रिस्प इंट्रोडक्शन दिया है विथ फैक्ट्स। ओके, तो करंट के साथ कनेक्ट करते हुए इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है। गिवन द सिचुएशन प्रेजेंट्स ग्लेयरिंग सिचुएशन ऑफ जेंडर इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी। एनसीआरबी का डाटा इन्होंने कोट किया 2017 का, जिसमें ये बताते हैं कि there is an increase of 16% in the cases of sexual harassment against women। तो एनसीआरबी के डाटा के थ्रू इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया है विच इज वेरी इंप्रेसिव। ओके, तो फैक्ट्स भी आप जीएस के पेपर में तो आप फैक्ट्स यूज करते ही हो, लेकिन एथिक्स में भी आप इस तरह से फैक्ट्स यूज कर सकते हो। तो आपको केस स्टडी का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है और इस इंट्रोडक्शन में आप करंट को यूज कर सकते हो, ठीक है, करंट को यूज कर सकते हो, फैक्ट्स को यूज कर सकते हो, कोई कमिटीज रही हो न्यूज में आप उनको यूज कर सकते हो। इस तरह से आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो। नाउ आगे बात करते हैं। देखो इन्होंने स्टेक होल्डर्स को एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बताया कि स्टेक होल्डर्स कौन कौन है। तो यहाँ पे जो हेड है, इंचार्ज है डिपार्टमेंट का, यानी कि मैं, विमेन अग्रीव्ड, ठीक है, जो भी विमेन है जिसने कंप्लेन करी है वो, कंपनी, हेड ऑफ ऑपरेशंस जिनके अगेंस्ट कंप्लेन है, और पब्लिक एट लार्ज, ठीक है। तो ये सब स्टेक होल्डर्स को इन्होंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बताया। ना आपको क्वेश्चन में दो ऑप्शंस दिए गए, दोनों को इन्होंने यहाँ पे किया है एनालाइज, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन के इन्होंने मेरिट्स लिखे हैं, देखो यहाँ पे मेरिट्स लिखे हैं, उसके बाद इसी ऑप्शन के डीमेरिट्स भी लिखे हैं। फिर सेकंड ऑप्शन दिया है, सेकंड ऑप्शन के मेरिट्स और डीमेरिट्स इन्होंने बताए हैं, और इसके बाद ये बताती हैं व्हाट आर द मेजर्स आई वुड टेक, ठीक है। तो ये क्या कोर्स ऑफ एक्शन यूज करेंगे ये इन्होंने बताया, और इसको भी इन्होंने बुलेट फॉर्म में बताया। ना देखो एक चीज आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए कि आप जो भी मेजर्स लो, आप जिस भी साइड जाओ, आपके पास उसके लिए लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि कोई ऑप्शन 1 की तरफ जाए, हो सकता है कोई ऑप्शन 2 की तरफ जाए, लेकिन इसके लिए इन सबके पीछे आपके पास एक लॉजिक होना चाहिए, और इन लॉजिक्स में आप यूज क्या करोगे, वैल्यूज, ठीक है। जो एथिक्स के सिलेबस में आपने वैल्यूज पढ़ी है ना, वही सब वैल्यूज आपको यहाँ पे लॉजिक के बेसिस पे यूज करनी है। जैसे देखो इन्होंने क्या किया है, रूल बेस्ड ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ना ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है, रूल बेस्ड लॉ, ऑब्जेक्टिव अप्रोच, ठीक है। ये सब आपके सिलेबस में ऑलरेडी लिखा है, और इन्हीं को आपको एज ए लॉजिक, एज ए रीजनिंग यूज करना है। फेयर, क्लीन, ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे अपना कोर्स ऑफ एक्शन बताओगे। एंड में इन्होंने देखो कैसे बताया, एंड में इन्होंने आर्टिकल 46 के बारे में बताया हुआ है। तो एंड में आप कॉन्स्टिट्यूशन को यूज कर सकते हो, ठीक है, डीपीएसपीज को यूज कर सकते हो, फंडामेंटल राइट्स को यूज कर सकते हो, इसके अलावा एसडीजी टारगेट्स को यूज कर सकते हो। इन सभी चीजों को यूज करके आप यहाँ पे अपना कंक्लूजन दे सकते हो। इन्होंने आर्टिकल 46 के बारे में बताया, जेंडर वेलफेयर की जिसमें बात होती है डीपीएसपी में। इसके अलावा इन्होंने मी टू के बारे में, टाइम्स अप मूवमेंट के बारे में बताया। तो यहाँ पे करंट के साथ, करंट अफेयर्स के साथ लिंक करते हुए इन्होंने इस आंसर को, इस केस स्टडी को कंप्लीट किया है। ओके, एक और केस स्टडी देख लेते हैं आप सभी के रेफरेंस के लिए। तो देखो ये है केस स्टडी, आप चाहो तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। अब देखो इसमें इन्होंने सबसे पहले फिर से इंट्रोडक्शन में मालीमात कमेटी के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो ये मालीमात कमेटी करंट अफेयर्स में थी, न्यूज में थी, तो इसी का इन्होंने रेफरेंस दिया है। ओके, इसके बाद स्टेक होल्डर्स, अगेन देखो इस तरह से स्टेक होल्डर्स का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ये बताया कि क्रिमिनल्स और पॉलिटिशियंस के बीच में नेक्सस किस तरह से होता है, ये देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है। इस तरह से आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यूज करनी है। नाउ इन्होंने बताया एथिकल पर्सपेक्टिव्स के बारे में। तो इन्होंने अलग अलग सिनेरियोज लिए, सिनेरियो नंबर 1 दिया है, सिनेरियो नंबर 1 में क्या क्या जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं उसके बारे में बताया, सिनेरियो नंबर 2 के बारे में बताया, इसी तरह सिनेरियो नंबर 3 के बारे में बताया।
इसके बाद इन्होंने इफेक्ट्स के बारे में बात की कि किस तरह से मल्टीफोल्ड इफेक्ट्स हैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पे, पब्लिक सोसाइटी पे। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स इन्होंने मेंशन किए ना, उन सभी को केस स्टडीज में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व किया है। फिर फाइनली ये बताया एज एन एडवाइजर माय शॉर्ट टर्म एडवाइस। तो इनसे पूछा गया आपकी एडवाइस क्या है, तो इन्होंने शॉर्ट टर्म भी बताई और लॉन्ग टर्म भी बताई। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने आंसर को कैटेगराइज करना है। इस तरह से जब कैटेगराइजेशन दिखता है ना, तो समझ में आता है कि आंसर की स्ट्रक्चरिंग कितनी बढ़िया तरीके से हुई है। ठीक है, देखो कितना स्ट्रक्चर्ड आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म एक्शंस भी इन्होंने बताए हैं और ये सब कुछ बताया इन्होंने बुलेट फॉर्म में। नाउ देखो, द आर्क ऑफ जस्टिस शुड ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स रिफॉर्मेटरी जस्टिस। इन्होंने इस तरह से इसको कंक्लूड किया, पूरी केस स्टडी का भी कंक्लूजन दिया है। आप यूजुअली इस तरह से केस स्टडीज को देखते नहीं हो। जब आप देखोगे मोस्ट ऑफ द टॉपर्स की केस स्टडीज की जो कॉपीज होती हैं, उसमें आप देखते हो कि कहीं पे इंट्रोडक्शन मिसिंग है, कहीं पे कंक्लूजन मिसिंग है। लेकिन इनकी कॉपी में आपको होलिस्टिकली समझ में आता है कि किस तरह से आपको आंसर लिखना है। ओके, तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। ऑलराइट, सो देखो हमने ये कॉपी देखी विशाखा यादव जी की, जिन्होंने इतने अच्छे मार्क्स लाए, 160 प्लस मार्क्स आए हैं इनको एथिक्स में। ठीक है, और हमने इनकी कॉपी से काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। तो अगर आपको इसी तरह से अपनी कॉपीज़ को भी इतना ही इम्प्रेसिव बनाना है, अपनी कॉपीज़ में भी इतने ही मार्क्स आपको चाहिए, तो आपको एक चीज़ जो आप कर सकते हो वो ये, एक तो आपको टॉपर्स की कॉपीज़ एनालाइज करनी है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और जितना हो सके केस स्टडीज़ के ऊपर ध्यान दो। ठीक है, तो कुल मिला के हमने जो ये कॉपी एनालाइज करी, इससे हमने क्या क्या सीखा। पहली चीज जो हमने सीखी वो ये कि यहाँ पे आपकी फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। आपकी फाउंडेशन जब वो आपकी स्ट्रांग होगी ना, तो आपके आंसर्स में वो दिखेगा, आपके आंसर्स में वो झलकेगा कि आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग है, आपके अंदर कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, जो भी कंसेप्ट पूछा है उसको आप अलग से कैटेगराइज कर पा रहे हो। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग समझ तभी आएगी जब आप उसको अच्छे से पढ़ोगे। दूसरी चीज ये कि आपको आंसर्स की जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल सिंपल रखनी है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज नहीं रखनी है। तीसरी चीज ये कि एक आपके आंसर्स में फ्लो होना चाहिए। ठीक है, और ये फ्लो कैसे होएगा, जब आप बार बार आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे। इसके अलावा टू द पॉइंट आंसर्स। ठीक है, कुछ भी इधर उधर की बात नहीं लिखना है, क्योंकि देखो इसका बहुत स्कोप होता है, ऐसे और एथिक्स में बहुत स्कोप होता है कि आप भटक सकते हो। लेकिन यहाँ पे हमने इस कॉपी में देखा कि यहाँ पे टू द पॉइंट आंसर्स लिखे हुए हैं। उसके बाद जो सेंटेंसेज हैं बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प सेंटेंसेज हैं, कहीं पे पैराग्राफ यूज किए हुए हैं, कहीं पे पॉइंट्स यूज करे हैं, बुलेट पॉइंट्स यूज करे हुए हैं। तो इस तरह से डाइवर्सिफाई हमको करना है। एग्जाम्पल्स जितने हो सके हमको एग्जाम्पल्स कोट करने हैं। उसके साथ हमको जितना हो सके कोटेशंस को कोट करना है, चाहे फिर कंक्लूजन में करो या फिर इंट्रोडक्शन में करो। करंट अफेयर्स आप कनेक्ट करना है आपको, करंट अफेयर्स को पेपर 4 के साथ भी। फैक्ट्स यूज करने हैं और फैक्ट्स के साथ आपको कमिटीज आप यूज कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग पार्ट्स को यूज कर सकते हो, एसडीजीज को यूज कर सकते हो, ये सब चीजें यूज कर सकते हो। डेफिनेशंस को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो इंट्रोडक्शन में। ठीक है, और इन सब के साथ आपको अपनी आंसर्स में एक स्ट्रक्चरिंग दिखानी है। ठीक है, जैसे हमने देखा ना केस स्टडी में किस तरह से देखा हमने कि पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, फिर स्टेक होल्डर्स बताए हुए हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस बताए हुए हैं, ऑप्शंस को एनालाइज किया हुआ है कि मेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है, सिनेरियोज को एनालाइज किया हुआ है, उसके बाद शॉर्ट टर्म मेजर्स, लॉन्ग टर्म मेजर्स इस तरह से बताए हुए हैं, वे फॉरवर्ड बताया हुआ है, फिर कंक्लूजन बताया हुआ है। तो इसी तरह से हमको चीजों को एनालाइज करते हुए समझते हुए पढ़ना है, और इन सब चीजों को, इन सभी जो सीख हमने यहाँ पे ली है उन सभी को आपको अपने आंसर्स में भी इनकलकेट करना है। ओके, तो आप ये सब चीजें कर सकते हो, आप भी एक एस्पिरेंट से एक टॉपर बन सकते हो अगर आप ये सारी चीजें अपने आंसर्स में, अपने प्रेपरेशन में इनकलकेट करते हो। और इसी के लिए आपकी हेल्प करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक एथिक्स का कोर्स, जीएस पेपर 4 का कोर्स है ये, जिसमें हम आपको इन्हीं सब चीज़ों पे काम करवाएंगे। आपके सिलेबस को हम कवर करेंगे, आपका फाउंडेशन हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपकी थ्योरी जो है वो सारी बिल्डअप हम करेंगे। इसके साथ में आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो बेसिकली प्लान ऐसा है कि 40 सेशंस का ये पूरा क्लास, पूरा कोर्स होगा। इन 40 सेशन में 2-2 घंटे के ये सेशन होंगे, और इन 2 घंटे में जो लास्ट के 30 to 40 मिनट्स हैं, इसमें हम आपसे रिगरस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो बेसिकली ये लाइव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी। इसके साथ इसमें जो भी आपका सिलेबस है वो कवर होगा ही। एग्जाम्पल्स आपको कैसे कोट करने हैं, कोटेशंस कैसे यूज करनी है, डायग्राम्स कैसे करने हैं, फैक्ट्स कैसे यूज करने हैं, ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। और इनफैक्ट आपको ये कंटेंट एनरिचमेंट मटेरियल भी हमारे साइड से मिलेगा।
लाइव क्लासेस होंगी इन केस अगर आपसे कुछ क्लासेस मिस हो जाती हैं तो आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, और उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके लिए रिकॉर्डेड क्लासेस दी जा रही है, जिनसे कभी मिस हो जाती है लाइव लेक्चर्स, उनको हम अलग से एक डाउट सेशन भी देंगे। ओके, तो यहाँ पे मेंटरशिप रहेगी, पर्सनल गाइडेंस रहेगी, और सबके साथ यहाँ पे प्रीवियस पेपर्स भी हम एनालाइज करेंगे। कीवर्ड्स के बारे में हम समझेंगे कि किस तरह से यूज करना है, डेफिनेशन कैसे यूज होगी, एप्लीकेशन कैसे होगी, और जीएस पेपर 4 से रिलेटेड करंट अफेयर्स को भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो ओवरऑल एक फुल फ्लेजेड पैकेज है रिगार्डिंग एथिक्स। अगर आप यहाँ से एथिक्स पढ़ते हो तो आपको इसके अलावा एथिक्स और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। नो बुक्स टू रेफर, नो कोचिंग मटेरियल्स टू रेफर। ओके, अब ये जो कोर्स है ये 20 जून से स्टार्ट हो रहा है। इसका मोड जो है वो ऑनलाइन होने वाला है, और अभी इसका प्राइस जो है, ऑफर प्राइस इसका जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आज की डेट पे आपको ये जो कोर्स है ये ₹2999 में मिलने वाला है। और ये जो कोर्स है इसकी लास्ट एनरोलमेंट डेट 18 जून है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप इसके लिए जल्दी जल्दी एनरोल कर लो, क्योंकि इसकी जो एनरोलमेंट डेट है वो लास्ट एनरोलमेंट डेट 18 जून है। 20 जून से इसका जो कोर्स है वो शुरू हो रहा है, और 20 जून को हमारा पहला लेक्चर होने वाला है जो ओरिएंटेशन सेशन होने वाला है हमारा। ओके, तो यहाँ पे अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि हमारे जो YouTube चैनल है इस पे द हिंदू एनालिसिस डेली हम पोस्ट करते हैं। इसके साथ हर संडे को 7 PM पे हमारी लाइव करंट अफेयर्स की क्विज होती है। तो आप चाहो तो इन इनिशिएटिव्स का भी फायदा उठा सकते हो। दीज आर फ्री इनिशिएटिव्स ऑन आवर प्लेटफॉर्म। सो दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।